नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम के क्लासेस में। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए पढ़ रहे थे। जैसे कि आपको वीडियो मिली होगी कि आपका एडमिट कार्ड आ चुके हैं। अभी आपका एग्ज़ाम को कोई 10-15 दिन बचे हैं, तो अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर लीजिए और अपनी सीट बेल्ट बांध दीजिए, क्योंकि अभी हम भी आपको सारी क्लासेस जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले कल की वीडियो के में कुछ सवाल हैं। व्हाट इज़ काइनेमैटिक्स, आपको इसका जवाब देना है। एंट्रोपी इज़ विच क्वांटिटी, व्हाट इज़ रिटार्डेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट, ये आपको आंसर देने हैं। ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर दीजिए। और इनके आंसर आपको पिछली वीडियो में मिल सकते हैं अच्छे से एक्सप्लेन करके। मैं भी इनके आंसर्स दूंगा, बस ऑप्शंस बताऊंगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रिक्शन इज काज्ड बाय इरेगुलरिटीज़, फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इरेगुलरिटीज़ की वजह से होती है। ऑफ वन ऑन दिस टू सरफेसेस, दो सरफेस की कॉन्टैक्ट की वजह से होती है। इवन दो सरफेसेस विच अपेयर स्मूथ, जो हमें सरफेसेस स्मूथ लगते हैं, वो भी, उनमें भी लार्ज नंबर ऑफ़ इरेगुलरिटीज़ होती हैं। और वो जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं दो सरफेस के बीच में, वो एक दूसरे को लॉक करती हैं। लॉक करने की वजह से उनमें क्या आती है, इंटरलॉकिंग हो जाती है, और जिसकी वजह से फ्रिक्शन होती है। ठीक है। और फ्रिक्शन क्या है? जो रफ सरफेसेस में सबसे ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ होती हैं और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ ग्रेटर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ज़्यादा होती है। अभी फ्रिक्शन को अगर नहीं पता तो मैं आपको यहाँ पे डायग्राम से समझाता हूँ। फ्रिक्शन क्या होती है, देखिए, आपको जो सरफेस एकदम स्मूथ लग रहा है, लेकिन जब आप उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे उसमें क्या होते हैं, इरेगुलरिटीज़ होती हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट इसके ऊपर से चलता है, ये बुक वगैरह या कुछ भी, आप अगर इसके ऊपर उसको फोर्स लगाते हो तो ये इरेगुलरिटीज़ क्या करती हैं, उसको चलने नहीं देती। अगर यहाँ से आप फोर्स लगाते हो तो ये इरेगुलरिटीज़ उसको रोकती हैं। और यही इरेगुलरिटीज़ कौन सी फोर्स को बनाती हैं? फ्रिक्शनल फोर्स को बनाती हैं। ठीक है दोस्तों, ये होती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। ये देखिए ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्या किया जा रहा है, आगे की तरफ फोर्स लगाई जा रही है और फ्रिक्शन उसको पीछे की तरफ धकेल रही है। ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ लगती है और नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ। मोशन आगे की तरफ होगा, क्योंकि जो हमारी अप्लाइड फोर्स है वो आगे की तरफ है। ठीक है दोस्तों, ऐसे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करती है। चलिए आगे देखते हैं, टाइप ऑफ फ्रिक्शन कौन कौन सी होती है। फ्रिक्शन हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन होती है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है, रोलिंग फ्रिक्शन होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होती है जब हम फ्रिक्शन को ओवरकम करते हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट होता है। क्या होता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट चलना जस्ट स्टार्ट होता है, तब क्या होती है हमारी, ये उस फ्रिक्शन को हम बोलते हैं, उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब होती है? जब हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो चलना शुरू हो गया होता है, और वो उस चलते रहने के लिए उसको जो फोर्स लगती है उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। और ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होती है, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्लाइटली स्मॉलर होती है स्टैटिक फ्रिक्शन से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट को चलाना होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट को हम चलाते हैं, तो जो फ्रिक्शन होती है वो इरेगुलरिटीज़ होती हैं, वो उनकी इंटरलॉकिंग होती है एक दूसरे के साथ, है ना। जब वो ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग करना, मतलब कि चलना शुरू हो जाता है, तो उसको इतना टाइम नहीं मिलता कि वो उसको लॉक कर पाए, इसलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होती है रोलिंग फ्रिक्शन से, स्टैटिक फ्रिक्शन से। अब रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। रोलिंग फ्रिक्शन, जब एक बॉडी रोल करती है दूसरी बॉडी के ऊपर, तो उसको रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन क्या है कि जिससे हमारा ऑब्जेक्ट आसानी से रोल कर पाए। जो ये हमारी रोलिंग फ्रिक्शन होती है, ये इज़ स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि जो हमारी ये रोलिंग फ्रिक्शन होती है, ये रोल अपॉन अनदर रोल करती है। अब मैं आपको यहाँ पे डायग्राम से समझाता हूँ। देखिए, एक ऑब्जेक्ट
सर्कल में है और एक ऑब्जेक्ट ऐसे है। तो क्या होता है दोस्तों, इस फ्रिक्शन क्या होती है, जितना इंटरलॉकिंग ऑफ टू सरफेसेस, फ्रिक्शन क्या बोलते हैं, इंटरलॉकिंग ऑफ टू सरफेसेस होती है। जब आपके पास सर्कल में रोलिंग ऑब्जेक्ट है तब उसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम होता है। क्या होता है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम होता है, बल्कि यहाँ पे जो होता है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा होता है जब आप क्या है उसको स्लाइड कर रहे हो। तो दैट्स वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर दैन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होती है दोस्तों, फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होती है, जब लिक्विड्स में जब हम चलते हैं, मूव करते हैं तो उसमें फ्रिक्शन होती है, और इसको चेंज करने के लिए क्या डिपेंड करती है आपको, आपने देखा होगा अगर आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट अगर इस तरह का है, बॉक्सी ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसको पानी में चलाने की कोशिश करते हो ज़्यादा समय लेगा वो एज़ कम्पेयर टू अगर आपके पास ये स्ट्रीमलाइन है। तो इसके शेप ऑफ बॉडी के ऊपर डिपेंड करती है फ्लूइड्स में, जैसी शेप अगर स्ट्रीमलाइन शेप होगी तो उससे हमारी फ्लूइड फ्रिक्शन मिनिमाइज हो सकती है, और इसलिए सूटेबल शेप्स हम यूज़ करते हैं अगर कोई बॉडी फ्लूइड में चलती है। ठीक है दोस्तों, इनके क्वेश्चंस बनते हैं हर एक वीडियो को। अगली वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चंस भी दूंगा, जैसे इस वीडियो में मैंने पिछली वीडियो के क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है दोस्तों, फ्लूइड्स फ्रिक्शन कैन बी मिनिमाइज, मैंने आपको बताया ये मिनिमाइज की जा सकती है स्ट्रीमलाइन बॉडी से। अभी देखिए दोस्तों, फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम। देखिए फ्रिक्शन किसकी वजह से होती है, इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज़, जब इरेगुलरिटीज़ दो सरफेसेस की एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, इंटरलॉक होती हैं, तो उसकी वजह से फ्रिक्शन होती है। अब जो ये फ्रिक्शन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दो सरफेस की इंक्रीज होती है जब हम उनको प्रेस करते हैं, है ना, अगर उनको प्रेस करेंगे उनकी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है बढ़ती है। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ मशीन्स में क्या करते हैं, एज ए लुब्रिकेंट हम ऑयल को एज ए लुब्रिकेंट लेते हैं। ऑयल को एज ए लुब्रिकेंट हम किन मशीनों में लेते हैं, जैसे कि हमारे बाइक हो गई, कार हो गई, वहाँ पे हम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं एज ए लुब्रिकेंट। एयर कजन का इस्तेमाल करते हैं कहाँ पे, फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए, मूविंग पार्ट्स और मशीनरी के लिए। ट्राइबोमीटर क्या चीज़ है, ट्राइबोमीटर देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे ये छोटी सी टर्म आई है ट्राइबोमीटर, अब इसके ऊपर भी सवाल बन सकता है। अब ये ट्राइबोमीटर क्या होता है, जो ये ट्राइबोमीटर होता है ये हमारे फ्रिक्शन को नापने की एक वो होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन इज रेजिस्टेंट टू मोशन। अब ये रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है, चलने के लिए उसको आसानी होती है, उसके बारे में हमने पढ़ा अभी। ठीक है, आगे ट्राइबोमीटर के बारे में बात कर रहा था कि ट्राइबोस्टर इज जेनरिक नेम ऑफ डिवाइस यूज टू मेजर फ्रिक्शन फोर्स को, और इसको बनाया किसने था, लियोनार्डो दा विंची ने, है ना। और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, देखिए हमने कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ा था, अब हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में क्या आ जाता है, हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ जाता है। अभी देखिए क्या होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस, तो मैंने आपको डिस्कस किया था, आपको बताया था पिछली वीडियो में कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जब एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में जब आएंगी। ठीक है, एक दूसरे के क्या होंगी, कॉन्टैक्ट में जब आएंगी तब उनको वो होती हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। और नॉन कॉन्टैक्ट में कौन सी होती हैं, नॉन कॉन्टैक्ट में जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि चार्ज होता है, जब हम अपने बालों के साथ स्केल को रब करते हैं तब क्या होता है, वो पेंसिल के छिलके या कागज़ को चिपका लेता है, किस फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इस फोर्स को हम कौन सी फोर्स बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। याद रखना दोस्तों, ये पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस। अच्छा, महाशिवरात्रि की आप सबको शुभकामनाएं। देखिए पीछे डीजे भी बज रहा है आपको, ओके, इसको जाना देते हैं। ओके दोस्तों, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, बंद हो गया। द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज्ड बॉडी, जब फोर्स एक्सर्ट होती है चार्ज बॉडी के ऊपर, अनचार्ज बॉडी के ऊपर या चार्ज बॉडी के ऊपर, जब चार्ज बॉडी की फोर्स कहाँ एक्सर्ट हो,
चार्ज बॉडी के ऊपर एक्सर्ट हो या अनचार्ज बॉडी के ऊपर एक्सर्ट हो, ऐसी फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है। अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं अभी उसके बारे में पढ़ेंगे कि बैलेंस फोर्सेस कौन सी होती हैं और अनबैलेंस फोर्सेस कौन सी होती हैं। बैलेंस फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो क्या होती हैं, ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती हैं। क्या होता है इसमें, लेकिन इक्वल साइज होता है। अब ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती है और इनमें क्या होता है, ये इक्विलिब्रियम में रहती हैं और इनकी वजह से कोई भी चेंज नहीं होती, नो डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होती, और कंबाइंड फोर्सेस आर बैलेंस्ड ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो, और वो दोनों ज़ीरो होती हैं। अब बैलेंस फोर्सेस मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, आपने बचपन में हमें एक गेम खेली होगी जिसमें आप अपने हाथों से अपने दोस्त को पकड़ के गोल गोल घूमते थे, खेला होगा, है ना। तो वो गेम क्या हो गई, इसमें हम क्या करते थे, दोनों अपनी तरफ खींचते थे, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते थे, लेकिन गिरने नहीं देते थे एक दूसरे को, तो इक्वल होता था। ये एग्जांपल है किसकी, बैलेंस फोर्सेस की, ठीक है। अब बैलेंस फोर्स की और एग्जांपल यहाँ पे क्या दी हुई है, अगर बुक टेबल पे रखी हुई है जो हमारी, है ना, और वो भी बैलेंस फोर्स की वजह से वहाँ पे टिकी हुई है ना। फ्रिक्शन फोर्स और जो फोर्स होती है उसके दोनों का बैलेंस होता है, तभी एक ऑब्जेक्ट कहीं पे खड़ा हो सकता है। अब टू फोर्सेस आर कम्प्लीटली इक्वल, और इसमें दोनों इक्वल फोर्स और ऑपोजिट साइड दोनों लगती हैं, तभी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा रहता है। चलिए दोस्तों, अब अनबैलेंस फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। अनबैलेंस फोर्सेस कौन सी होती हैं, फोर्सेस नॉट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं होती, एंड इक्वल साइज नहीं होता इनका, जैसे ऑलवेज काज चेंज इन मोशन, इसकी वजह से मोशन में चेंजेस होते हैं। वह टू अनबैलेंस फोर्सेस आर एक्सर्टेड, जब दो अनबैलेंस फोर्स एक्सर्ट होती हैं तो क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, द कंबाइंड forces is the difference between the two forces। क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स की वजह से मोशन होता है। जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। आपका ये ऑब्जेक्ट है, ये है ना, अगर आप इसको क्या कर रहे हो, धक्का दे रहे हो, है ना, तो ये क्या होगा, आगे की तरफ मूव होगा। फोर्स अगर आपकी इस तरफ है तो मूवमेंट भी आपकी इस तरफ होगी, है ना। तो ये क्या है, आपका अनबैलेंस फोर्स है। अनबैलेंस फोर्स की वजह से ही मूवमेंट होती है, क्योंकि तभी वो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जाएगा, एक तरफ से फोर्स ज़्यादा लगेगी तभी। अभी जब फोर्स क्या होती है, जब अनबैलेंस फोर्स एक्सर्टेड इन दी सेम डायरेक्शन, अब दो अनबैलेंस फोर्स लगेगी, मान लो एक और आदमी यहाँ पे फोर्स लगा रहा है इसी बॉक्स के ऊपर, तो ये दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अगर ये F1 होगी और ये F2, दोनों ऐड हो जाएंगी, ठीक है, सम ऑफ टू फोर्सेस। और राइट एंगल, व्हेन द राइट एंगल, जब राइट एंगल से फोर्स लगेगी तो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू द रिजल्टेंट, तो टोटल फोर्स कितनी होगी, जितनी लास्ट फोर्स होगी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, स्प्रिंग बैलेंस के बारे में पढ़ेंगे। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, स्प्रिंग बैलेंस हम यूज़ करते हैं मेज़र, फोर्स को मेज़र करने के लिए। अभी फोर्स से मेज़र करते हैं क्या चीज़, आपने देखा होगा दोस्तों कि ऐसा ऑब्जेक्ट यूज़ किए जाते हैं मेज़र करने के लिए कहीं कहीं पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक कॉइल होती है जो स्प्रिंग बोलते हैं जिसको हम, तो इस कॉइल में क्या होता है, इसके साथ ये जुड़ा रहता है, अपना निशान होता है। जैसे ही हम इसके ऊपर वेट डालते हैं, इसके ऊपर हम जब वेट डालते हैं ये नीचे की तरफ जाता है और हमें ये वेट दिखाता है यहाँ पे, ठीक है, इसके जो यहाँ पे निशान होता है, ठीक है। ये स्प्रिंग बैलेंस यूज़ किया जाता है इसके लिए। अभी हम अगला टॉपिक देखेंगे कि इनर्शिया और मास क्या है। देखिए दोस्तों, और वीडियो को आप पूरा देखिया करें, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी सवाल में आपको पूछूंगा और एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। 10 मार्क्स के और 20 मार्क्स की वेटेज इसकी है अलग अलग डिपार्टमेंट में, ठीक है। फाइनेंस डिपार्टमेंट की अलग पोस्ट के लिए। इनर्शिया और मास के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। इनर्शिया एंड मास क्या है, इनर्शिया एंड मास, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो हमेशा रेस्ट में रहेगा, अगर वो मूविंग में है वो मूविंग ही रहेगा। दिस प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स इनर्शिया, इसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, अगर मूविंग में है वो मूविंग में रहेगा, उसको इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय मास
उसको मास से मेज़र करते हैं। और इनर्शिया एंड मास कैन बी रिलेटेड एज फॉलोज। इनर्शिया और मास एक दूसरे के ऐसे रिलेटेड हैं कि इनर्शिया क्या होती है, नेचुरल टेंडेंसी होती है किसी ऑब्जेक्ट को रेसिस्ट करने के लिए, मोशन में जाने को रेसिस्ट करने के लिए, और मास भी वही होता है। इसका मतलब ये हुआ जितना ज़्यादा वेट होता है, जितना ज़्यादा मास होता है किसी ऑब्जेक्ट का, जो चीज़ जितनी ज़्यादा भारी होती है उसको धकेलने में उतना ज़्यादा मुश्किल होती है ना। तो इनर्शिया और मास दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। जिसका मास ज़्यादा होगा उसका रेट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों? ज़्यादा वेट को लिफ्ट या स्लाइड करने के लिए ज़्यादा क्या लगती है आपको, फोर्स लगती है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने इनर्शिया को डिस्कस किया, इनर्शिया वही है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या कहता है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ states that every object remain in rest or in uniform motion in a straight line unless compelled to change the state of action और एक्सटर्नल फोर्स। जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती वो ऑब्जेक्ट क्या है कि अपनी डायरेक्शन, ना ही वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और ना ही वो क्या करता है अपनी स्पीड बदलता है ना। अभी मैं आपको आगे इसको एग्जांपल लेके समझाऊंगा। देखिए ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिखाया हुआ है, ये बॉल है। जब तक हमने इसको कोई फोर्स नहीं लगाई, कोई भी फोर्स नहीं लगाई, तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में रहेगा। ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया और ये इनर्शिया मूवमेंट होगी। जब ये ऑब्जेक्ट चल रहा था और ये चलता ही रहेगा, इसको ये नहीं रुकेगा। अभी आप बोलोगे कि ये क्यों नहीं रुकती, तो है बॉल आगे जाके, तो जो रुकती है वो किस फोर्स की वजह से रुकती है, वो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से रुकती है। जैसे कि हमें मालूम है हमारे सरफेस में बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ होती है, तो उसकी वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होती है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करती है, बॉल को रोकती है, इसलिए एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर लगती है जिसकी वजह से ये रुकती है, नहीं तो ये नहीं रुकेगी। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे हम क्या न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो बॉडी की होती है, आपको फर्स्ट लॉ समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेकंड लॉ में क्या है कि जब कोई भी चीज़ चल रही है, मोमेंटम होगा तो वो ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, फोर्स अप्लाइड। जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी उतना ज़्यादा बॉडी मोमेंटम गेन करेगी। मोमेंटम क्या होता है, उसको mv चेंज इन मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी उसके होता है फार्मूला। अभी इसके यूनिट होते हैं मोमेंटम के kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और क्या है, क्या बोला जा रहा है कि जो हमारी फोर्स होती है, जो फोर्स अप्लाइड होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में, उसमें क्या होता है कि जो हमारी ये फोर्स होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है mv क्या है, ये हमारा मोमेंटम है। ठीक है, अभी इसको एग्जांपल के साथ अभी समझेंगे। देखिए मोमेंटम क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट का कोई मास होगा तो वो जो मास के साथ किस वेलोसिटी के साथ आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कितनी फोर्स से वो भेजा जा रहा है या आ रहा है। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास कम है, वेलोसिटी ज़्यादा है, तो उसकी फोर्स ज़्यादा होगी। जैसे कि यहाँ पे जो ये लड़का है ये बॉल को कैच कर रहा है, तो ये क्या करते हैं, जब भी क्रिकेटर्स है ना, जब आप देखते होंगे बॉल को कैच करना होता है तो वो बॉल को धीरे धीरे नीचे लाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, वो वेलोसिटी को कम करते हैं, जिसकी वजह से उसका जो इम्पैक्ट होता है ना, उनका हाथों को नहीं लगती। क्यों नहीं लगती, क्योंकि वो फोर्स को कम कर देते हैं बाय लोअरिंग द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वो वेलोसिटी कम करते हैं ऑब्जेक्ट की, और मास तो ऑलरेडी कम होता है, इसकी वजह से उनके हाथों पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और इसी इम्पैक्ट को हम इसको क्या बोलते हैं, इसको ये पाम ऑफ फिल्टर में इम्पैक्ट नहीं, उसको इम्पल्स बोलते हैं। यहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए इम्पल्स तो इक्वल टू दी चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन मास इज कांस्टेंट। तो ये हमारा आ गया दोस्तों। अब न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में पढ़ेंगे। इतना सा ही आपको पूछा जाएगा। पहली जो वीडियोस थी वो बहुत लॉन्ग जा रही थी, इसलिए हमने उसको डिलीट कर दिया है। हम एक अब प्रिसाइज तरीके से हम उसको कर रहे हैं। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एवरी एक्शन इन द नेचर देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हम कुछ भी नेचर में करते हैं उसका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन जरूर नेचर में होता है।
तो वैसे ही जब हम कहीं पे फोर्स लगाएंगे उसका ऑपोजिट भी कुछ होता है। जैसे कि जेट इंजन्स जब हम चलाते हैं तो उनको थ्रस्ट मिलता है कहाँ से, जब उनके अंदर फायर होता है ना। क्या होता है जेट इंजन्स को, देखिए मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जेट, ये अगर हमारा जेट है तो जितने जल्दी उसके पीछे जो फायर होगा तो वो उतनी स्पीड से वो जाएगा। तो ये हमारा एग्जांपल है किसका, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। और हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जब हम गन को फायर करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, बुलेट तो छोटी सी होती है, इसका जो मोमेंटम होता है mv, उसको कंजर्व करने के लिए क्या होती है, जो ये बैक कॉइल होती है m2 और v2, और इनके जो रेशियो होती है वो हमेशा क्या होती है, सेम रहती है। क्यों सेम रहती है, क्योंकि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, और इसी के ऊपर ही हमारा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, जिसको हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। हम उसको सीखेंगे क्या होते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पहले हम इसको थोड़ी सी डेफिनेशन बोल देते हैं कि स्टेट दैट द मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज़ कांस्टेंट। जो भी मोमेंटम होता है सिस्टम का वो कांस्टेंट होता है ना, कि वो हमेशा सेम रहता है, बेशक वो किसी अलग अलग तरीके से रहे, चाहे वो बॉल हो जो कि है ना। और एक और एग्जांपल ये है कि मोमेंटम की, और जब आपने देखा होगा जब ये नाव वाला आदमी क्या करता है, अपने नाव को बांधने के लिए किनारे पे आता है ना, जब वो अपना स्टेप इस तरफ लेता है आगे की तरफ, तो क्या होता है, ये जो बोट है वो पीछे की तरफ जाती है। क्यों जाती है, वही सेम उसको मोमेंटम अपना सेम कांस्टेंट करना पड़ता है, तभी कोई ऑब्जेक्ट चलता है m2 और v2। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।